हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एनिमल किंगडम का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसे। आज हम लोग बेसिकली आज से हम लोग फाइलम, हर एक फाइलम को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो फाइलम हम डिस्कस करेंगे वो है पोरीफेरा। तो हेडिंग डाल दीजिए पोरीफेरा। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे पोरीफेरा। सॉरी, हेडिंग डालेंगे पोरीफेरा। राइट। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक सब्जेक्ट वाइज, या हम उसे बोल सकते हैं एक फॉर्मेट में, हम इस चीज को, हर एक फाइलम को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर मैं 1 2 3 4 करके लिखूंगा ना तो कंफ्यूजन होगा बहुत ज्यादा। राइट। जब आपको कंपेयर करना होगा दो अलग अलग फाइलम के बीच में, तो हम लोग क्या करेंगे? कैरेक्टर को लिखेंगे, एक कैरेक्टर को पकड़ेंगे और उसके बाद लिखेंगे। तो एक फॉर्मेट वाइज हम लोग हर एक फाइलम को स्टडी करेंगे। राइट। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? बोलो। सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा कॉमन कॉमन नेम। सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? कॉमन नेम। राइट। तो इनको क्या बोला जाता है? दे आर कॉमनली नोन एज, क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 1, दे आर कॉमनली नोन एज, दे आर कॉमनली known as sponges, commonly known as sponges, right? इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है they are commonly known as sponges। दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा? they also known as pore bearers, they also known as what? Known as pore bearers, pore bearers। पोर बेयरर्स, क्यों पोर बेयरर्स बोला जाता है? तो विद इन ब्रैकेट लिखेंगे, क्यों पोर बेयरर्स बोला जाता है उन्हें? पोर बेयरर्स। तो उन्हें क्या बोला जाता है? दे आर कॉमनली नोन एज, एक मिनट मैं चौक ले लेता हूँ। दे आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट? दे आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस एंड दे आर ऑल्सो नोन एज पोर बेयरर्स, पोर बेयरर्स। क्यों उन्हें पोर बेयरर्स कहा जाता है? दे हैव, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे, दे हैव numerous, they have numerous tiny spores, they have numerous tiny spores in their body wall, in their what? In their body wall। तो इनके क्या होता है? इनके जो बॉडी वॉल होता है, उस बॉडी वॉल में बहुत सारे टाइनी पोर्स रहते हैं। न्यूमरस, बहुत सारे न्यूमरस टाइनी पोर्स रहते हैं। इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है पोर बेयरर्स। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है पोर बेयरर्स। एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं चीज को, अच्छे से याद हो जाएगा। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। राइट। ये क्या है? ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ कीजिए मेरे साथ। राइट। डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन भी याद रह जाएगी, और क्या होगा? और आपको, एक मिनट मैं छोटा सा चौक ले लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा। यस, बेटर। डायग्राम को याद करेंगे तो क्या होगा? डायग्राम को अपने हाथ से ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? ये लाइन भी याद रह जाएगी कि दे आर पोर बेयरर्स, और क्या होगा? और आपका इसका जो नाम है वो भी याद रह जाएगा। तो राइट। ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो यहाँ हम लोग क्या देख सकते हैं? छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स, बहुत सारे, न्यूमरस मतलब बहुत सारे, अनगिनत टाइप के हम लोग क्या देख सकते हैं? पोर्स देख सकते हैं। राइट। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? इसी वजह से इनको पोर बेयरर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? इन्हें कहा जाता है पोर बेयरर्स। राइट। आप भी मेरे साथ डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। राइट। न्यूमरस पोर्स दिख रहे हैं, सो दे आर पोर बेयरर्स। और ये फिगर किसका है? दिस डायग्राम किसका है? दिस इज
डायग्राम किसका है? इसका साइकॉन का। साइकॉन, साइकॉन क्या है? दिस इज नथिंग बट अ पोडीफेरा। इसका कॉमन क्या नेम क्या है? स्काइफा। स्काइफा, राइट। ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, तो अच्छे से इस चीज को याद रखिएगा। साइकॉन इसका साइंटिफिक नेम है, कॉमन नेम है स्काइफा, राइट। दिस इज ऑल अबाउट कॉमन नेम एंड दिस इज ऑल अबाउट द डायग्राम। क्लियर है? चलो अब दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा बोलो? दूसरा हो जाएगा हैबिटेट। क्या हो जाएगा? आपको लग सकता है कि हम लोग हर बार ड्राइंग क्यों करते हैं? ड्राइंग इसलिए करते हैं क्योंकि एग्जाम के टाइम, एग्जाम जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना, जब एग्जाम दोगे ना, एग्जाम हॉल में जब आप बैठोगे, तब आपको पता चलेगा डायग्राम की अहमियत क्या है। अभी तो पूरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ, अभी तो सिलेबस का थोड़ा ही पोर्शन हुआ है ना, तो हर चीज़ याद है। जब पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा तब कुछ कुछ चीज़ें हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ कुछ नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो डायग्राम से ही आपको याद रहेगा। इसी वजह से मैं हमेशा डायग्राम ड्रॉ करने की हमेशा कोशिश करता हूँ, राइट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा बोलो? दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? दूसरा पॉइंट हो जाएगा हैबिटेट। हैबिटेट, राइट। तो हैबिटेट कैसा होगा बोलो? हैबिटेट कैसा होगा? एक्वाटिक, एक्वाटिक होते हैं ये लोग, मोस्टली मराइन, मोस्टली मेरीन, but few of them, but few of them live in, few of them, but few of them live in fresh water, in fresh water, fresh water। तो ये कैसे होते हैं? ये एक्वाटिक होते हैं। मोस्टली ये कहाँ पाए जाते हैं? मोस्टली ये मेरीन होते हैं, राइट। मोस्टली मेरीन होते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर में, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, बट वेरी फ्यू, यहाँ पे वेरी वर्ड ऐड कीजिए, वेरी फ्यू, बहुत कम, वेरी फ्यू ऑफ देम कैन लिव इन फ्रेश वाटर। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा फ्रेश वाटर का? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बोलो? एग्जाम्पल हो जाएगा स्पॉन्जिला। क्या हो जाएगा? स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला, राइट। स्पॉन्जिला का कॉमन नेम क्या है? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है क्या? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। क्लियर है? स्पॉन्जिला या फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। इसका डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, आप उसे वहाँ से ही इसको देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा एक डायग्राम ड्रॉ करने की, जस्ट एक ओवरव्यू देने की, और कुछ नहीं। जस्ट मिनट, जस्ट एक ओवरव्यू और कुछ नहीं। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में है, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, लेकिन ड्राइंग ज़रूर कीजिएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ प्लीज़ ड्राइंग कीजिएगा, मेरी बात प्लीज़ मान लो, आपका ही फ़ायदा होगा, मुझे कुछ नहीं आएगा। मैं एग्ज़ाम नहीं देने वाला हूँ, एग्ज़ाम आप दोगे, आपको ही फ़ायदा होगा, तो प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए। साइंट मतलब उतना अच्छा नहीं होगा, आर्टिस्टिक नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन ये चीज़ देख के आपको याद होना चाहिए कि ये डायग्राम किसका ड्रॉ किया है यहाँ पे, राइट। ये चीज़ें आपको देख के याद होनी चाहिए, राइट। दिस इज अ डायग्राम ऑफ व्हाट? दिस इज अ डायग्राम ऑफ स्पॉन्जिला। ये किसका फिगर है? ये फिगर है स्पॉन्जिला का। मुझे पता है कि फिगर बहुत अच्छा नहीं बना है, लेकिन समझने लायक है, राइट। समझने लायक है, समझ सकते हो कि ये स्पॉन्जिला है, राइट। आप समझ सकते हो कि ये स्पॉन्जिला है। एनसीईआरटी से देख लीजिए एक्चुअल डायग्राम को, और उसको आर्टिस्टिक नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई ये स्पॉन्जिला है, राइट। साइकोन और स्पॉन्जिला हो गया, दो एग्जाम्पल हो गए। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? दे आर ससाइल, they are they are sessile and
attached with the substratum attached with the substratum, they are sessile. sessile का मतलब क्या होता है? sessile का मतलब होता है, देखो ये लोग क्या होते हैं, ये लोग अपने जो सबस्ट्रेटम है या जो अपने जहाँ पे ये लोग रहते हैं उस सबस्ट्रेटम के साथ बहुत क्लोजली अटैच्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। मतलब मान लो कि अगर ये सरफेस है तो ये सरफेस के ऊपर ऐसे जकड़ के बैठ जाएंगे, राइट। और ये लोग जकड़ के बैठने के कारण एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकते, मतलब एक जगह से दूसरी जगह फ्री स्विंग नहीं कर सकते। तो इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? इसी वजह से इनको बोला जाता है सेसाइल। सेसाइल का मतलब होता है इमोबाइल, जो एक जगह से दूसरी जगह पर आना जाना नहीं कर सकता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे बोला जाता है सेसाइल, राइट। क्योंकि ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होता है। अगर सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड होगा तो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, सिंपल, दैट्स व्हाई दे आर सेसाइल, राइट। क्लियर है? थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड क्या हो जाएगा बोलो? थर्ड हो जाएगा बॉडी सिमेट्री। थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा आपका बॉडी सिमेट्री। सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री। तो बॉडी सिमेट्री कैसी होगी? दे आर primitive, they are primitive multicellular animals. They are primitive multicellular animals with asymmetrical symmetry. तो इनका बॉडी सिमेट्री कैसा है? एसिमेट्रिकल। दे आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर। याद करो जब हमने मेटाजोआ को डिवाइड किया था तो हमने क्या कहा था? प्रोटोजोआ के अंदर कौन आता है? प्रोटोजोआ के अंदर आता है आपका पोरीफेरा, बिकॉज दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव, राइट। दे आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स विथ एसिमेट्रिकल बॉडी सिमेट्री, विथ एसिमेट्रिकल बॉडी सिमेट्री। तो बॉडी सिमेट्री कैसा होगा? एसिमेट्रिकल होगा, राइट। फोर्थ पॉइंट क्या होगा? फोर्थ पॉइंट को यहाँ पे ही लिख देते हैं बिकॉज वन लाइन आंसर है। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ व्हाट? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा बोलो? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर लेवल, सेल्यूलर लेवल कैसा होगा? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, राइट। ऑर्गेनाइजेशन कैसा? जैसे मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूँ आप चीज़ों को वैसे ही सीक्वेंस में याद कीजिएगा, इससे क्या होगा? इससे आपका ही फायदा होगा, राइट। asymmetrical and cellular level of organization, right? Clear है? This is point number 4. फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा बोलो? फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा डाइजेशन। फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा आपका डाइजेशन। फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 5 डाइजेशन। डाइजेशन कैसा होगा इनका? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। कैसा होगा डाइजेशन? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। कैसा होगा? इंट्रासेलुलर मतलब विद इन द सेल। इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर का मतलब होता है विद इन द सेल। विद इन ब्रैकेट लिखेंगे, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे द फूड इज डाइजेस्टेड, द फूड इज digested, the food is digested within the food vacuoles, within the food vacuoles. The food is digested within the food vacuoles inside the cells, inside the cells, right? तो मतलब क्या है? मान लो ये सेल है, राइट। मान लो ये सेल है, सेल के अंदर क्या है? दिस इज नथिंग बट द फूड वैक्यूल। तो ये सेल है, सेल के अंदर क्या है? फूड वैक्यूल। और फूड वैक्यूल के अंदर क्या हो रहा है? डाइजेशन हो रहा है।
सो सेल के अंदर हो रहा है, इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग कहेंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन। क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अगर सेल के बाहर होता तो क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अगर सेल के बाहर होगा तो क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल के अंदर भी कहाँ, सेल के अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट है, उन वैक्यूल्स में हो रहा है फूड का डाइजेशन, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसे इंट्रासेलुलर डाइजेशन। दूसरा पॉइंट लिखिए, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे आर filter feeders. They are filter feeders as they have microvilli, right? They are filter feeders. ये कैसे हैं, ये फिल्टर फीडर्स है, क्यों, बिकॉज उनके पास माइक्रोविली है। क्या है उनके पास एक माइक्रोविली। एक डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। उनके पास ये जो पोरिफेरा है, इनके पास एक सेल होता है स्पेशल टाइप का, जिसको नाम होता है क्वेनोसाइट सेल। क्या नाम होता है इसका, नाम होता है आपका क्वेनोसाइट सेल्स, राइट। आपका क्या होता है, क्वेनोसाइट सेल। दिस इज नथिंग बट द न्यूक्लियस, दिस इज साइटोप्लाज्म। और ये जो क्वेनोसाइट सेल होता है, इसके माउथ के ऊपर बहुत सारे ऐसे माइक्रोविली हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, राइट। क्या होते हैं, हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। लाइक हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। उतना अच्छा नहीं हुआ, एक बार फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ मैं। जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट। ये सारे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इसी वजह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, नहीं तो नहीं ड्रॉ करता, डोंट वरी। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट हैं, और इन हेयर्स जो है, ये सारे के सारे हेयर्स जो है, ये क्या किया है हेयर्स ने, सारे के सारे हेयर्स ने क्या किया है, सेंट्रल फ्लैज, जैसे ये मेरा सर है, सर के आसपास क्या दिख रहा है आपको, ये कॉलर दिख रहा है, कॉलर सर के आसपास घिरा हुआ है, राइट। तो इनके पास भी एक क्या होता है, इनके पास भी एक सेंट्रल फ्लैजिलम होता है। क्या होता है, एक सेंट्रल फ्लैजिलम होता है, राइट। इस फ्लैजिला को घिर के बहुत सारे माइक्रोफाइबिल रहते हैं, माइक्रोविली, दिस इज कॉल्ड माइक्रोविली, दिस आर माइक्रोविली, और दिस इज कॉल्ड फ्लैजिलम, दिस इज सेंट्रल फ्लैजिलम, दिस इज फ्लैजिलम, right, and this is a figure of quenocyte cells. ये क्वेनोसाइट सेल का डायग्राम है, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज साइटोप्लाज्म, राइट। अब देखिए इनके पास क्या है, बहुत सारे माइक्रोविलाई है, और माइक्रोविलाई क्या किया है, सेंट्रल जो फ्लैजिलम है उसके आसपास एक कॉलर बना हुआ है, एक कॉलर टाइप का बना है, ये है सेंट्रल फ्लैजिलम, उसके आसपास क्या है, एक माइक्रोविलाई का कॉलर है। जैसे मेरा ये सर है, सर के आसपास ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द कॉलर, सर के आसपास। तो वैसे ही सेंट्रल फ्लैजिलम जो है उसके आसपास क्या बना है, एक कॉलर लाइक स्ट्रक्चर बना है, किससे बना है, माइक्रोविलाई से बना है। इसी वजह से क्वेनोसाइट्स को क्या बोला जाता है, इसी वजह से क्वेनोसाइट्स को कॉलर सेल्स भी बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, कॉलर सेल्स भी बोले जाते हैं, कॉलर सेल्स भी बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, कॉलर सेल्स भी बोले जाते हैं इसे, राइट। इसे क्या बोला जाता है, इसे कॉलर सेल्स भी बोला जाता है क्वेनोसाइट सेल को, बिकॉज ये सेंट्रल फ्लैजिलम के आसपास एक माइक्रोविलाई का कॉलर बनाता है। डोंट वरी, हम लोग क्वेनोसाइट सेल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। यहाँ हमने इस फिगर को क्यों ड्रॉ किया, यहाँ हमने इसलिए फिगर को ड्रॉ किया बिकॉज दे आर फिल्टर फीडर्स, बिकॉज उनके पास बहुत सारे माइक्रोविलाई। अगर आप कभी नेशनल जियोग्राफी या डिस्कवरी चैनल को देखे होंगे तो वहाँ पे अगर जब आपके समुद्र के नीचे वाला हिस्सा दिखा रहा है, तो वैसे वहाँ पे हम लोग देखते होंगे कि बहुत सारे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर ऐसे कर रहे हैं, बहुत सारे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बहुत माइन्यूट से हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो क्या है, वो माइक्रोविली है। क्या है, वो
दिस नथिंग बट द माइक्रोविली। ऐसे 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 कर रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं कर रहे हैं, ये वो क्या कर रहे हैं, वो अपने खाने को फिल्टर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपने खाने को समुद्र के पानी से वो फिल्टर कर रहे हैं। सो दिस इज नथिंग बट, दिस ऑल आर नथिंग बट माइक्रोविली, राइट। जो क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं। क्या फिल्टर कर रहे हैं, अपने खाने को फिल्टर कर रहे हैं, राइट। सो दे आर द फिल्टर फीडर्स एज दे हैव माइक्रोविली। यहाँ पे माइक्रोविली का डायग्राम ड्रॉ किया है, ये कोएनोसाइट सेल का डायग्राम है। कोएनोसाइट सेल को कॉलर सेल्स कहा जाता है। क्यों कॉलर सेल्स कहा जाता है, बिकॉज सेंट्रल फ्लैजेलम के आसपास माइक्रोविलाई का एक कॉलर बना लेते हैं, इसी वजह से इनको कॉलर सेल्स भी बोला जाता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट डाइजेशन। अब क्या होगा डाइजेशन के बाद, स्केलेटन। क्या हो जाएगा डाइजेशन के बाद, डाइजेशन के बाद होगा स्केलेटन। क्या हो जाएगा, बोलो क्या होगा डाइजेशन के बाद, डाइजेशन के बाद होगा स्केलेटन। पॉइंट नंबर 6 क्या लिखेंगे, स्केलेटन। पॉइंट नंबर 6 क्या लिखेंगे, स्केलेटन। सो दे हैव the body is supported by a skeleton which is made up of क्या, spicules and spongin fibers, and what, and spongin fibers, spicules and what, and spongin fibers. The body is supported by a skeleton. इनका जो बॉडी होता है एक स्केलेटन से सपोर्टेड रहता है। और वो स्केलेटन किससे बना है, वो स्केलेटन किससे बना है, वो स्केलेटन बना है आपके स्पिक्यूल से और स्पॉन्जिन फाइबर से, और होगा यहाँ पे, और स्पॉन्जिन फाइबर से, राइट। स्पिक्यूल से बना है या फिर स्पॉन्जिन फाइबर से। ये जो स्पिक्यूल्स है ये कहाँ से सिक्रीट्स होते हैं, स्पिक्यूल्स जो है वो कहाँ से सिक्रीट होते हैं, ये सिक्रीट होते हैं स्क्लेरोब्लास्ट सेल से। किससे, स्क्लेरोब्लास्ट। ब्रैकेट में लिखेंगे SCLEROBLASTS। स्क्लेरोब्लास्ट सेल होता है जहां से ये स्पिक्यूल सिक्रीट होते हैं। स्क्लेरोब्लास्ट सेल से क्या सिक्रीट होता है, स्पिक्यूल सिक्रीट होता है। और स्पॉन्जिन फाइबर कहाँ से सिक्रीट होते हैं, स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल से। किससे, स्पॉन्जियोब्लास्ट, SPONGIOBLASTS। स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल से क्या सिक्रीट होता है, स्पॉन्जिन फाइबर सिक्रीट होता है। तो इनका जो स्केलेटल सिस्टम है वो स्केलेटन सिस्टम किससे बना है, स्पिक्यूल से बना है और स्पॉन्जिन फाइबर से बना है। स्पिक्यूल कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं, स्क्लेरोब्लास्ट सेल से। स्पॉन्जिन फाइबर्स कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं, स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल से। अब ये जो स्पिक्यूल्स है ये दो टाइप के हो सकते हैं। ये जो स्पिक्यूल्स है, ये जो स्पिक्यूल्स है ये दो टाइप के हो सकते हैं, राइट। एक हो सकता है कैलकेरियस स्पिक्यूल, और एक हो सकता है आपका सिलीशियस। कैलकेरियस स्पिक्यूल्स किससे बना है, मेड अप ऑफ कैल्शियम, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे मेड अप ऑफ कैल्शियम। एंड सिलीशियस स्पिक्यूल्स किससे बना होगा, मेड अप ऑफ, बोलो सिलिका, सिंपल, मेड अप ऑफ सिलिका। तो दो टाइप के स्पिक्यूल्स हम देख पाते हैं, एक होता है कैलकेरियस स्पिक्यूल और दूसरा होता है सिलीशियस स्पिक्यूल। कैलकेरियस स्पिक्यूल किससे बना है, कैलकेरियस जो स्पिक्यूल है वो बना है कैल्शियम से, और सिलीशियस जो स्पिक्यूल है किससे बना है, वो बना है सिलिका से। किससे बना है, वो सिलिका से बना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्केलेटन सिस्टम, राइट। पॉइंट नंबर 7 क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 7 क्या हो जाएगा, बोलो। पॉइंट नंबर 7 हो जाएगा क्या, पॉइंट नंबर 7 हो जाएगा रिप्रोडक्शन। क्या लिखेंगे, रिप्रोडक्शन।
पॉइंट नंबर 7 क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 7 हो जाएगा आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, तो ये रिप्रोडक्शन वाइज कैसे होते हैं? दे आर हार्माफ्रोडाइट। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? दे आर हार्माफ्रोडाइट। हार्माफ्रोडाइट, दे आर हार्माफ्रोडाइट। हार्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है? विद इन ब्रैकेट लिखेंगे sexes are not separate। sexes are not separate। जैसे अगर हम लोग की बात करें तो हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अच्छे से कि ये मेल है, ये फीमेल है। मतलब अगर ये मेल है तो ये मेल सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई फीमेल है तो फीमेल सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे सेक्स सेपरेट नहीं है, मतलब मेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन कोई और, फीमेल सेक्स ऑर्गन कोई और बॉडी रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा नहीं है। एक ही बॉडी है और एक ही बॉडी मेल सेक्स ऑर्गन को भी रिप्रेजेंट कर रही है और फीमेल सेक्स ऑर्गन को भी रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर हार्माफ्रोडाइट। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है हार्माफ्रोडाइट। क्या बोला जाता है? हार्माफ्रोडाइट। दे आर हार्माफ्रोडाइट बिकॉज सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? इसी को थोड़ा सा इलैबोरेट करके लिखेंगे। मेल गैमेट्स और स्पर्म, मेल गैमेट्स और sperm and female gametes और egg both are produced by the same individual, produced by the same individual। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो, देखो एक ही बॉडी है, मान ये एक ही बॉडी है, राइट, एक ही बॉडी है, राइट। इसी बॉडी में आपका मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है, इसी बॉडी में आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है। तो मेल सेक्स ऑर्गन क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएगा। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या बनाएगा? एग बनाएगा। तो इसी को यहाँ पे बोला गया है कि मेल गैमेट्स और स्पर्म एंड फीमेल गैमेट्स और एग बोथ आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। क्यों? बिकॉज उनके पास ही मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है, राइट। तो मेल सेक्स ऑर्गन क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएगा। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या बनाएगा? एग बनाएगा, राइट, क्योंकि उनके पास दोनों ही प्रेजेंट है इसी वजह से। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? इसी के अंदर थर्ड पॉइंट लिखेंगे। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे? hermaphrodite animals are also known as hermaphrodite animals are also called क्या बोला जाता है? monoecious, also called मोनोइशियस भी बोला जाता है, और क्या बोला जाता है? मोनोइशियस और बाइसेक्सुअल, और क्या बोला जाता है? बाइसेक्सुअल, राइट। हार्माफ्रोडाइट मतलब क्या है? एक ही बॉडी में आपका मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है, तो उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है मोनोइशियस, जो हमने प्लांट किंगडम में ऑलरेडी पढ़ा था। और क्या बोला जाता है? बाइसेक्सुअल। बाई मतलब दो, बाइसेक्सुअल मतलब दो सेक्स जिसमें प्रेजेंट हो। तो एक ही इंडिविजुअल है, उसी इंडिविजुअल में मेल सेक्स भी प्रेजेंट है और फीमेल सेक्स भी प्रेजेंट है। तो कितने सेक्स प्रेजेंट हुए? दो टाइप के सेक्स प्रेजेंट हुए, एक है मेल, एक है फीमेल। सो दैट इज व्हाई दे आर बाइसेक्सुअल। और अगर डायोशियस होंगे तो क्या होंगे? यूनिसेक्सुअल, बिकॉज एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है एक ही बॉडी में, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन। नहीं, अभी बाकी है थोड़ी। तो 1 2 3 पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे। पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे। पॉइंट नंबर 4 क्या लिखेंगे? बोलो, पॉइंट नंबर 4 क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे, asexual reproduction is done by fragmentation। asexual reproduction
is done by sexual reproduction is done by what? Done by fragmentation. Done by fragmentation. Asexual reproduction कैसे होगा? Asexual reproduction होगा through fragmentation. और sexual reproduction कैसे होगा? Sexual reproduction is done by sexual reproduction is done by union of gametes. union of gametes मतलब दोनों गैमेट्स क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे. दोनों गैमेट मतलब मेल स्पर्म एंड फीमेल एग, राइट. तो यूनियन अगर गैमेट्स हैं तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, राइट. फर्टिलाइजेशन भी होगा. तो पॉइंट नंबर 8 क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर 8 लिखेंगे फर्टिलाइजेशन. क्या लिखेंगे? फर्टिलाइजेशन. क्या लिखेंगे? फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल. डाइजेशन क्या देखा था? इंट्रासेलुलर मतलब विद इन द सेल. एंड फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल मतलब विद इन द बॉडी. विद इन द बॉडी. और एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द बॉडी. तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा. कैसे होगा फर्टिलाइजेशन? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, राइट. पॉइंट नंबर 9 क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 9 यहाँ पे नहीं करेंगे, अलग से करेंगे. पॉइंट नंबर 9 क्या होगा? फर्टिलाइजेशन हुआ. अब क्या होना चाहिए? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? बोलो. फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा. और जाइगोट क्या बनाएगा? एक इंडिविजुअल बनाएगा, एडल्ट बनाएगा, राइट. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा. जाइगोट क्या बनाएगा? एडल्ट बनाएगा. नहीं बनाएगा एडल्ट. जाइगोट डायरेक्ट एडल्ट नहीं बनाएगा. जाइगोट क्या बनाएगा? जाइगोट लार्वा बनाएगा, राइट. देंगे पॉइंट नंबर शायद 9 है. 9 पे अंदर क्या होगा? डेवलपमेंट. पॉइंट देंगे डेवलपमेंट, राइट. तो डेवलपमेंट कैसे होगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. दे हैव. क्या लिखेंगे? दे हैव एन इनडायरेक्ट. दे हैव एन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. नहीं, थोड़ा चेंज करते हैं लाइन को. एक ही लाइन में पूरा का पूरा सेंटेंस कंप्लीट करते हैं और डायग्राम के थ्रू समझते हैं. डायग्राम नहीं, फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं. द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. द डेवलपमेंट is indirect. The development is indirect, having a larval stage. Having a larval. The development is indirect, having a larval stage, which is morphologically distinct. Morphologically distinct, which is morphologically distinct from adult. अब इस लाइन के हर एक वर्ड को हम लोग पकड़ के समझने की कोशिश. पहले बात क्या है? पहले बोला क्या है? द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मान लो कि ये जाइगोट है, राइट. मान लो ये जाइगोट है. जाइगोट से क्या बनना चाहिए? जाइगोट से डायरेक्ट एडल्ट बनना चाहिए. जाइगोट से क्या बनना चाहिए? एडल्ट बनना चाहिए. एडल्ट बनना चाहिए, राइट. जाइगोट से डायरेक्ट एडल्ट बनना चाहिए. तो जाइगोट से अगर डायरेक्ट एडल्ट बनेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट डेवलपमेंट. लेकिन यहाँ पे क्या बोला जाएगा? डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? कि जाइगोट से पहले क्या बनेगा? लार्वा बनेगा. क्या बनेगा? लार्वा बनेगा. फिर लार्वा से क्या बनेगा? एडल्ट बनेगा. जाइगोट से क्या बनेगा? लार्वा. लार्वा से बनेगा एडल्ट, राइट. तो क्या हुआ? यहाँ से हम लोग यहाँ स्ट्रेट जा सकते थे तो हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट चले गए. लेकिन जाइगोट से पहले लार्वा जाना पड़ा, फिर लार्वा से हमें एडल्ट में जाना पड़ा. तो इससे क्या बोलेंगे? इनडायरेक्टली हमें जाना पड़ रहा है. किससे बोलेंगे? इनडायरेक्ट. तो यहाँ पे बोला गया द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. इसका मतलब है जाइगोट से लार्वा बनेगा, लार्वा से एडल्ट बनेगा. हैविंग अ लार्वा स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट. मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट. इसका मतलब क्या है? मॉर्फोलॉजी डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर. एडल्ट का मतलब क्या है? कि लार्वा का मॉर्फोलॉजी एडल्ट के मॉर्फोलॉजी से कंप्लीट अलग होगा, राइट. अगर
लार्वा, मान लो फॉर एग्जाम्पल ओनली, कि मान लो कि जो एडल्ट है वो कुछ ऐसा दिखता है, मान लो कुछ जो एडल्ट है वो कुछ ऐसा दिखता है, राइट, मान लो जो एडल्ट है वो कुछ ऐसा दिखता है, दिस इज बाथ स्पॉन्ज, राइट, यूस्पोंजिया। लेकिन जो लार्वा है मान लो वो कुछ ऐसा दिखता है, राइट, तो लार्वा तो ऐसा दिख रहा है और एडल्ट ऐसा दिख रहा है, तो इसका मॉर्फोलॉजी क्या सेम है? नहीं सेम है। तो इसी को यहाँ पे बोलने की कोशिश किया गया है, हैविंग अ लार्वा स्टेज व्हिच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट, व्हिच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट, राइट। और लार्वा कैसा होगा? लार्वा कैसा होगा? लार्वा जो है कैसा होगा? लार्वा जो है वो फ्लैजिलेटेड होगा। कैसा होगा? फ्लैजिलेटेड, राइट। द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, हैविंग अ लार्वाल स्टेज, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, हैविंग अ लार्वाल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट। मतलब डेवलपमेंट जाइगोट से डायरेक्ट एडल्ट नहीं बनेगा, जाइगोट से पहले लार्वा बनेगा, लार्वा से फिर एडल्ट बनेगा, राइट। और जो एडल्ट बना, जो एडल्ट का मॉर्फोलॉजी है और जो लार्वा का मॉर्फोलॉजी है वो कंप्लीटली अलग होगा, राइट। दिस इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट, राइट। एक एग्जांपल लिख लेते हैं, विद इन ब्रैकेट में एक एग्जांपल लिख लीजिए, एम्फीब्लास्टुला, AMPHI, एम्फीब्लास्टुला, BLASTULA, एम्फीब्लास्टुला is the larva of साइकॉन, जिसका कॉमन नेम क्या है? जिसका कॉमन नेम है क्या? स्काइफा। एम्फीब्लास्टुला इज द लार्वा ऑफ व्हाट? एम्फीब्लास्टुला इज द लार्वा ऑफ साइकॉन। एग्जाम्पल लिख लिया, क्लियर है? डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, हैविंग अ लार्वा स्टेज व्हिच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट। एग्जाम्पल क्या हो गया? एम्फीब्लास्टुला इज द लार्वा ऑफ साइकॉन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जाइगोट से लार्वा, लार्वा से फिर एडल्ट बनना है, और लार्वा जो है होगा वो फ्लैजिलेटेड होगा। कैसा होगा? वो फ्लैजिलेटेड लार्वा होगा, क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोग जो पोरीफेरा को पढ़ रहे थे उसका जो स्पेशल कैरेक्टर है, अब हम उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर 10 देंगे, स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर को मैंने लास्ट में रखा था इसलिए क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर है, तो एंड में इसी वजह से इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हर फाइलम का जो स्पेशल कैरेक्टर होगा ना, हर फाइलम का जो स्पेशल कैरेक्टर होगा वो हम लोग क्या करेंगे? वो हम लोग एकदम एंड में डिस्कस करेंगे। उससे क्या होगा? उससे होगा हम लोग कंफ्यूज कम होंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि हर फाइलम का जो स्पेशल कैरेक्टर है वो एंड में दिया गया है, राइट। तो हम लोग एंड में जाके उस फाइलम की जो स्पेशल कैरेक्टर है उसे देख सकते हैं, राइट। तो इसी वजह से हम लोग स्पेशल कैरेक्टर जो है इस फाइलम का वो कहाँ डिस्कस करेंगे? एंड में। हर एक फाइलम का एंड में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो पॉइंट नंबर 10 दीजिए, क्या हो जाएगा? स्पेशल कैरेक्टर। क्या हो जाएगा? स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? दे हैव water transport system और water canal system। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और वाटर कनाल सिस्टम, राइट। तो इनके पास क्या है? इनके पास एक स्पेशल कैरेक्टर है, दैट इज वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और वाटर कनाल सिस्टम। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और वाटर कनाल सिस्टम। इसमें क्या होता है? पहले पॉइंट को लिख लेते हैं, उसके बाद हर एक पॉइंट को लिख लेते हैं, उसके बाद डायग्राम के थ्रू हम अच्छे से हर एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे, डोंट वरी, राइट। इससे में क्या होता है? द water enters through minute pores
the water enters through minute pores in the body wall called ostia, right? ostia बहुत माइन्यूट पोर है बॉडी वॉल में, जो हमने पढ़ा था पोर बियरर्स, तो वो पोर क्या बोला जाता है, उन पोर को बोला जाता है ऑस्टिया। द वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स इन द बॉडी वॉल कॉल्ड ऑस्टिया इनटू, एक मिनट, into the central cavity called osculum, called spongiocyl, from where it goes out through osculum, इस लाइन को अच्छे से समझने की कोशिश करो। पहले क्या हुआ, द वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया, ऑस्टिया से वाटर जो है वो एंटर किया और गया कहाँ पे, एक सेंट्रल कैविटी पे, एक सेंट्रल कैविटी में पहुंचा, जिस कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्जियोसेल। डोंट वरी, हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस इस लाइन को अभी समझ लीजिए। तो वाटर ने क्या किया, ऑस्टिया से अंदर आया और पहुंचा कहाँ पे, एक सेंट्रल कैविटी पे, जिसका नाम क्या है, स्पॉन्जियोसेल। और स्पॉन्जियोसेल से ये बाहर कैसे निकला, इट गोज आउट थ्रू ऑस्क्यूलम, मतलब एंटर किया किससे, ऑस्टिया से, निकला किससे, ऑस्क्यूलम से, राइट। तो एक डायग्राम के थ्रू इस चीज को समझते हैं। चलो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। आप भी मेरे साथ डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। राइट, सो ये जो छोटे छोटे पोर्स आपको दिख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे स्पोर्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे क्या है, दिस आर नथिंग बट द ऑस्टिया। ये जो छोटे छोटे पोर्स है, दिस इज नथिंग बट द ऑस्टिया। क्या है ये, दिस इज नथिंग बट द ऑस्टिया। ऑस्टिया से क्या एंटर करता है, ऑस्टिया से एंटर करता है वाटर, और पहुंचता कहाँ पे, दिस इज द सेंट्रल कैविटी, दिस इज द सेंट्रल कैविटी में पहुंचता है। सेंट्रल कैविटी का नाम क्या है, स्पॉन्जियोसेल। क्या नाम है सेंट्रल कैविटी का, स्पॉन्जियोसेल। और यहाँ पे वाटर एंटर करने के बाद यहाँ से निकलता है, वाटर यहाँ से निकल जाता है, और इस जगह का नाम क्या है, इस पोर्शन का नाम क्या है, दिस इज नथिंग बट द ऑस्क्यूलम। इस पोर्शन का नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड ऑस्क्यूलम। तो एंटर किया कहाँ से, ऑस्टिया से, पहुंचा कहाँ पे, स्पॉन्जियोसेल पे, निकलेगा कहाँ से, ऑस्क्यूलम से। तो देखो इसका फ्लो चार्ट कैसे होगा, वाटर है, एंटर कहाँ से हो रहा है, ऑस्टिया से, फिर कहाँ जा रहा है, स्पॉन्जियोसेल में,
स्पॉन्जोसिल से कहाँ निकल रहा है, ऑस्क्यूलम से। तो वाटर कहाँ से गया, ऑस्टिया से गया, ऑस्टिया से कहाँ गया, स्पॉन्जोसिल में, स्पॉन्जोसिल में कहाँ कैसे बाहर निकल गया, स्पॉन्जोसिल में ऑस्क्यूलम के थ्रू ये बाहर निकल गया, राइट। अब इस टाइप के जो वाटर कैनाल सिस्टम है इसको बोला जाता है एस्कॉन टाइप, इसको बेसिकली बोला जाता है एस्कॉन टाइप। अब हर एक पोरीफेरा में सिर्फ यही एक टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम नहीं होता है, और भी बहुत सारे वाटर कैनाल सिस्टम होते हैं, जैसे एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप, रैगॉन टाइप, बहुत सारे टाइप के आपके वाटर कैनाल सिस्टम होते हैं। लेकिन आपके एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ एस्कॉन टाइप को, मतलब मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ वाटर कैनाल को डिस्कस किया गया है, राइट, जहाँ पे वाटर ऑस्टिया के थ्रू स्पॉन्जोसिल और स्पॉन्जोसिल के थ्रू ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जा रहा है। अगर एक ओवरव्यू ले लीजिए, अगर हम दूसरे अगर वाटर कैनाल सिस्टम की बात करें तो उसमें क्या है कि वाटर पहले ऑस्टिया से अंदर जाता है, फिर स्पॉन्जोसिल में जाता है, फिर इनकरेंट कैनाल, फिर रेडियल कैनाल होके फिर ऑस्क्यूलम से बाहर निकलता है, राइट। तो उनमें बहुत सारे टाइप के कैनाल सिस्टम देखे जाते हैं, जैसे कि रेडियल कैनाल सिस्टम, इनकरेंट कैनाल सिस्टम, राइट, जो आपके यहाँ पे नहीं है। और वो सारे कैनाल सिस्टम और ये जो स्पॉन्जोसिल है ये अंदर से लाइंड होता है फ्लैजिलेटेड सेल से। याद है कुछ देर पहले हमने एक फ्लैजिलेटेड सेल ड्रॉ किया था जिसमें हमने माइक्रोविलाई देखा था, बोलो वो क्या है, कोएनोसाइट सेल था, राइट। तो स्पॉन्जोसिल का जो इनर लाइनिंग होता है, मतलब स्पॉन्जोसिल का जो इनर लाइनिंग है वो, और अगर कैनाल सिस्टम में प्रेजेंट है तो, जैसे कि यहाँ पे कैनाल सिस्टम प्रेजेंट नहीं है लेकिन कभी कभी कुछ कुछ वाटर कैनाल सिस्टम में कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, जैसे इनकरेंट कैनाल, रेडियल कैनाल। तो अगर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होगा तो, और स्पॉन्जोसिल जो है वो अंदर से इनर साइड से लाइंड होगा, किससे, इनर साइड से लाइंड होगा अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक सेल्स, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फ्लैजिलेटेड सेल्स कॉल्ड व्हाट, कॉल्ड क्वेनोसाइट्स और कॉलर सेल। क्वेनोसाइट्स को कॉलर सेल क्यों कहा जाता है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं कि क्वेनोसाइट्स का जो सेंट्रल फ्लैजिलम होता है वो किससे कवर रहता है, वो कवर रहता है माइक्रोविली से, इसी वजह से उसको क्वेनोसाइट सेल को कॉलर सेल भी कहा जाता है, राइट। तो उसी पॉइंट को हम लोग लिखेंगे, 2 पॉइंट ऑलरेडी हम लोग लिख चुके थे, थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, the canals within bracket if present, the canals within bracket if present and spongocell both are lined with, both are spongocell, the canals and the spongocell both are lined with within bracket लिखेंगे inner side only, inner side only, मतलब सिर्फ और सिर्फ inner side उसका। The canals and spongocell both are lined with inner side only, lined with a special type, a special characteristic flagellated cells called what, called choanocytes, called choanocytes or collar cell, or what, or collar cells, राइट। तो क्या होगा, कनाल सिस्टम का कनाल अगर प्रेजेंट है तो, और स्पॉन्जोसेल उसका जो इनर साइड होगा, सिर्फ और सिर्फ इनर साइड, ओके, एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फ्लैजिलेटेड सेल से लाइंड होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वेनोसाइट्स, क्या बोलेंगे, क्वेनोसाइट्स और कॉलर सेल्स, क्या बोलेंगे, क्वेनोसाइट्स और कॉलर सेल्स, राइट। मान लो जैसे कि हमारे केस में एस्कॉन टाइप में हमारा क्या नहीं था, कैनाल नहीं था, तो हम लोग स्पॉन्जोसिल को ही देखते हैं, चलो
अब मेरे साथ इस डायग्राम को ड्रॉ कीजिए तो आपको याद रह जाएगा चीज़ें। हमने क्या पढ़ा था कि ऑस्टिया से अंदर आएगा, स्पॉन्जोसिल से, फिर ऑस्किलम से बाहर निकल जाएगा। दिस इज नथिंग बट द ऑस्टिया। फिर स्पॉन्जोसिल में आया, दिस इज स्पॉन्जोसिल। फिर कहाँ से बाहर निकल गया? ऑस्क्यूलम से बाहर निकल गया। यही पढ़ा था ना हमने। तो ये जो अंदर का पार्ट है ना, यहाँ पे ये जो अंदर का साइड है, ये क्या होगा? ये बहुत सारे आपके फ्लैजिलेटेड सेल से कवर होंगे, ऐसे वाले। ये जो फ्लैजिलेटेड सेल से कवर होंगे, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है क्वेनोसाइट्स। क्या बोला जाता है? क्वेनोसाइट्स। क्या बोला जाता है? बोलो। इसी को बोला जाता है आपका क्वेनोसाइट्स या कॉलर सेल्स। इसका जो बड़ा वर्जन था वो ऑलरेडी हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। एक और बार ड्रॉ कर लेते हैं। इसका जो बड़ा सेल है वो कैसा होगा दिखने में? कुछ देर पहले ही ड्रॉ किया था उसे। छोटे छोटे माइक्रोविली प्रेजेंट होंगे। और ये क्या होगा? एक क्या प्रेजेंट होगा? एक मिनट। एक आपका सेंट्रम फ्लैजिलम होगा, राइट। अगर इस चीज़ को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये जो छोटे छोटे चीज़ दिख रहे हैं ये बॉडी है, फिर माइक्रोविली दिखेंगे, फिर एक सेंट्रम फ्लैजिलम। ये जो फ्लैजिला दिख रहा है ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द सेंट्रल फ्लैजिलम, जिसको राउंड करके कौन कवर किया हुआ है? माइक्रोविली कवर किया है। सो दिस इज कॉल्ड क्वेनोसाइट सेल्स और कॉलर सेल्स, राइट। दिस इज द स्पेशल कैरेक्टर। एक और चीज़ देख लेते हैं, एक और चीज़ देख लेते हैं, दैट इज इनका काम क्या है? फंक्शन ऑफ वाटर कनाल सिस्टम। फंक्शन क्या लिखेंगे? फंक्शन ऑफ वाटर कनाल सिस्टम। क्या काम करता है देख लेते हैं एक बार। फंक्शन ऑफ वाटर कनाल सिस्टम। फंक्शन ऑफ वाटर कनाल सिस्टम। फंक्शन ऑफ व्हाट? फंक्शन ऑफ वाटर कनाल सिस्टम। तो फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन क्या है बोलो? फूड गैदरिंग। फूड गैदरिंग में हेल्प करता है, राइट। जैसे कि हमने पढ़ा था माइक्रोविलाई क्या कर रहा है? माइक्रोविलाई फिल्टर कर रहा है किसको? खाने को। तो फूड को गैदर कर रहा है। दूसरा क्या हो जाएगा फूड गैदरिंग के साथ? रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। तो इनके रेस्पिरेशन कैसे होगा? इनमें रेस्पिरेशन होगा थ्रू वाटर कनाल सिस्टम। मतलब ऑक्सीजन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, वो कैसे होगा? वो होगा थ्रू रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। कैसे होगा? रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होगा आपके वाटर कनाल के थ्रू, राइट। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ वेस्ट। रिमूवल ऑफ वेस्ट। रिमूवल ऑफ वेस्ट का मतलब क्या होता है? रिमूवल वेस्ट का जो भी मतलब यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है। डाइजेशन कैसा हो रहा है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो रहा है। तो अगर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा तो कुछ ना कुछ तो मेटाबॉलिक वेस्ट निकलेगा। तो वो मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब बॉडी के बाहर कैसे जाएगा? अगर कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गेन इनमें प्रेजेंट नहीं है तो वो एक्सक्रीटरी वेस्ट बॉडी के बाहर कैसे जाएगा? थ्रू वाटर कैनाल सिस्टम जाएगा, राइट। जैसे हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है, इसी वजह से जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बाहर चला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई भी आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, तो मतलब बॉडी का जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको तो बॉडी से बाहर जाना पड़ेगा, राइट। तो वो कैसे जाएगा? थ्रू वाटर कैनाल सिस्टम जाएगा। एंड फाइनल एंड फोर्थ पॉइंट है क्या? ट्रांसफर ऑफ व्हाट? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म। स्पर्म के ट्रांसफर में भी हेल्प करेगा। स्पर्म्स कैसे होंगे? फ्लैजिलेटेड स्पर्म होंगे, फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट होंगे। तो अगर फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट है तो वो किसके थ्रू ट्रांसफर करेगा? वाटर के थ्रू। और यहाँ पे वाटर कैसे ट्रांसफर कर रहा है? वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू। तो स्पर्म कैसे ट्रांसफर करेगा? थ्रू द वाटर कैनाल सिस्टम। तो फूड गैदरिंग में हेल्प करेगा क्योंकि इसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट है।
रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में हेल्प करेगा, क्योंकि क्या है मतलब इसमें आपका क्वेनोसाइट सेल्स प्रेजेंट है, राइट। रिमूवल ऑफ वेस्ट करेगा, राइट। जो भी वैक्यूल में खाना बनेगा, जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनेगा वो किसके थ्रू होगा, वाटर कैनाल के थ्रू रिमूव होगा। और ट्रांसफर करेगा किसे, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स, ट्रांसफर ऑफ व्हाट, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स। क्लियर है, दिस इज ऑल अबाउट द स्पेशल कैरेक्टर। अब कुछ कॉमन मेंबर्स देख लेते हैं। ऑलरेडी हम लोग कॉमन मेंबर्स देख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सम कॉमन मेंबर्स, कुछ कॉमन मेंबर्स को देख लेते हैं, कुछ कॉमन मेंबर्स को एक बार देख लेते हैं। क्या क्या कॉमन मेंबर्स हो जाएगा बोलो। पहले तो हो गया क्या, साइकॉन। फिर क्या हो जाएगा, स्पॉन्जिला। फिर क्या होगा, फिर होगा यूस्पॉन्जिया। साइकॉन का कॉमन नेम क्या है, स्काइफा। स्पॉन्जिलिया का फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। और यूस्पॉन्जिया का क्या होगा, यूस्पॉन्जिया का होगा बाथ स्पॉन्ज, बाथ स्पॉन्ज, राइट। यूस्पॉन्जी कैसा होगा, बाथ स्पॉन्ज। यूस्पॉन्जी का डायग्राम हमने ड्रॉ नहीं किया, चलो उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। उसको भी क्यों छोड़ना, सबको अगर ड्रॉ किया है तो उसको भी क्यों छोड़ना, बुरा मान जाएगा। नहीं तो नहीं, बुरा मान जाएगा, तो उसको भी चलो ड्रॉ कर लेते हैं। ये नीचे ग्रीन का जो हिस्सा है, ग्रीन वाला हिस्सा, ये क्या किसको डिनोट कर रहा है, ये ग्रीन वाला हिस्सा जो है डिनोट कर रहा है किसे, ये डिनोट कर रहा है उसके सबस्ट्रेटम को, कि दिखा रहा है कि वो सबस्ट्रेटम के साथ कितना अटैच्ड है। सो दे आर सेसाइल, यहाँ से प्रूव हो गया कि दे आर सेसाइल, राइट। और बहुत सारे माइन्यूट से पोर्स होंगे। दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द यूस्पॉन्जिया। ये किसका फिगर है, ये यूस्पॉन्जिया का फिगर है, जिसको कॉमनली बाथ स्पॉन्ज कहा जाता है। और भी बहुत सारे स्पॉन्जेस है, जैसे कि आपका एक है चैलिना, राइट, एक है क्लियोना, और भी बहुत से, यूप्लेक्टेला, राइट, जिसे वेनस फ्लावर बास्केट भी कहा जाता है। जापान में जब वेडिंग होता है या कोई भी ओकेशन होता है तो उसको एज अ गिफ्ट देते हैं जापान के लोग, वेनस फ्लावर बास्केट भी कहा जाता है, यूप्लेक्टेला। तो वो सारे आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो आपको वो सारे एग्जाम्पल्स याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। जो याद करने वाला पोर्शन था वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया, राइट। सो जितने भी डायग्राम मैंने ड्रॉ किए उसको अच्छे से ड्रॉ कीजिए, बिकॉज डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो चीज़ें याद रह जाए। क्योंकि एग्जाम के टाइम ये नहीं पूछ देगा कि यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज कहा जाता है, स्पॉन्जिया को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहा जाता है। क्या करेगा एग्जाम के टाइम, देखो आपको एक पिक्चर उठा कर दे देगा। मान लेते हैं कि स्पॉन्जिला का मान लेते हैं कि इसका डायग्राम दे दिया, स्पॉन्जिला का दे दिया, और आपका साइकॉन का दे दिया, और इसमें पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज known as bath sponge, right, which of the following is known as bath sponge, right, 1 2 3 और none of the above या all of this। तो वहाँ पे आपको डायग्राम को याद रखने की ज़रूरत है। अगर डायग्राम ही याद नहीं रहेगा कि इस डायग्राम है किसका, तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि डायग्राम को याद रखिए, बिकॉज एग्जाम के टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायग्राम से, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट पोडीफेरा। तो आज का लेक्चर बोर्ड वर्क यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी निकालेंगे और एनसीईआरटी से आज जो हमने पढ़ा उसको मार्क करने की कोशिश करेंगे, राइट। फिर कल मिलेंगे हम लोग बोर्ड वर्क में, ठीक है। तो चलो कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।
कल फिर मिलते हैं बोर्ड वर्क में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने अपना अपना जो एनसीईआरटी उसको निकाल लिया होगा। तो चलिए एनसीईआरटी से मार्क करना स्टार्ट करते हैं। आज हमने डिस्कस किया फाइलम पोडीफेरा को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस, राइट? दे आर जनरली मराइन, मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। These are primitive multicellular animals having cellular level of organization, right? वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और वाटर कनाल सिस्टम, इनका एक स्पेशल कैरेक्टर होता है। वाटर किसके थ्रू एंटर करता है? थ्रू ऑस्टिया। उसके बाद पहुंचता कहाँ है? एक सेंट्रल कैविटी, जिसे हमने क्या बोला? स्पॉन्जोसेल। और उसके बाद स्पॉन्जोसेल से कहाँ से निकलता है? वो ऑस्क्यूलम से निकलता है, राइट? ये वाटर कनाल जो सिस्टम है, ये किस में हेल्प करता है? फूड गैदरिंग में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में हेल्प करता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट में हेल्प करता है, और स्पर्म के ट्रांसफर में भी हेल्प करता है। ये वाटर कैनाल सिस्टम जो है, उसका जो स्पॉन्जोसेल है, या उसमें अगर कैनाल्स प्रेजेंट है तो वो किससे लाइंड होगा? क्वानोसाइट्स और कॉलर सेल से लाइंड होगा, राइट? किससे लाइंड होगा? क्वानोसाइट्स या कॉलर सेल से लाइंड होगा, राइट? डाइजेशन कैसा होगा? इंट्रासेलुलर होगा, इनसाइड द सेल। स्केलेटन किससे मेडअप होगा? स्पिक्यूल से एंड स्पॉन्जिन फाइबर से। स्पिक्यूल्स किससे बने होंगे? स्क्लेरोब्लास्ट से। और स्पॉन्जिन फाइबर्स किससे बने होंगे? स्पॉन्जियोब्लास्ट से। ये कैसे होते हैं? ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब सेक्स से सेपरेट नहीं होता है इनमें। एग और स्पर्म जो है, दोनों ही सेम इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? फ्रैगमेंटेशन से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट या यूनियन ऑफ गैमेट से। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? इंटरनल होगा। डेवलपमेंट कैसे होगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब एक लार्वा स्टेज प्रेजेंट होगा। और लार्वा कैसा होगा? लार्वा मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होगा किससे? एडल्ट से, राइट? और कुछ एग्जांपल्स है। साइकॉन, जिसको स्काइफा, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यू स्पॉन्ज या बाथ स्पॉन्ज। और ये है उनके डायग्राम जो हमने ड्रॉ किया है, राइट? या ड्रॉ करने की कोशिश किया है। तो इनको याद रखिएगा डायग्राम को अच्छे से, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।